नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का टू पॉइंट चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज के इस क्लास में यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्जाम 15 अक्टूबर 2022 शिफ्ट सेकंड का पेपर सॉल्व करेंगे। आप सभी लोग इस क्लास को पूरा ध्यान से देखिए और सभी प्रश्नों को अच्छे से मिलाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, 1930 में महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का कारण था। तो देखिए दोस्तों, 1930 में महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का कारण नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी मार्च था। सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा 1857 के विद्रोह का परिणाम था। तो इसका सही जवाब है दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित कर दिया। यहां पर आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी का सबसे बड़ा अंतःस्थलीय जल निकाय है। तो यहां पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा कैस्पियन सागर। सी ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल था। तो स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल श्री राजगोपालाचारी थे। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा बर्मा को भारत से अलग किया गया था। तो इसका सही जवाब है दोस्तों, भारत सरकार अधिनियम 1935। ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है, भारत को ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किसने किया। तो इसका सही जवाब है दोस्तों, रास बिहारी बोस ने। ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है, सागौन के जंगल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाए जाते हैं। तो इसका सही जवाब है दोस्तों, मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है, सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है और कई दिनों तक लगातार जारी रहती है, इसे मानसून का क्या कहा जाता है। इसे मानसून का दोस्तों प्रस्फोट कहा जाता है या फटना कहा जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जीएमटी का पूर्ण रूप क्या है। जीएमटी का पूर्ण रूप दोस्तों ग्रीनविच मीन टाइम होता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है, प्रति 1000 लोगों पर जीवित जन्मों की वार्षिक संख्या को किस नाम से जाना जाता है। इसका सही जवाब है दोस्तों, डी ऑप्शन क्रूड या अशोधित जन्म दर के नाम से जाना जाता है। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है, 1969 में कितनी प्रमुख निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो इसका सही जवाब है दोस्तों, 14 निजी बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है, 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद उद्योग विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित थे। तो यहां पर दोस्तों राइट आंसर है परमाणु ऊर्जा उत्पादन। 1991 के आर्थिक सुधारों के बाद परमाणु ऊर्जा उत्पादन उद्योग विशेष रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित थे, इसलिए बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है, योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष थे। योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष श्री मोंटेक सिंह अहलूवालिया थे। यहां पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है। इसका सही जवाब है दोस्तों, प्राथमिक क्षेत्र। ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य को हरित क्रांति के लिए भारत में आरंभ स्थल के रूप में चुना गया था। तो इसका सही जवाब है पंजाब राज्य को। ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण के लिए है। तो अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण से संबंधित है, इसलिए डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है, 42वें संशोधन के माध्यम से संविधान में कौन सा नया डीपीएसपी जोड़ा गया। तो इसका सही जवाब है दोस्तों, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। यहां पर बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन से मौलिक कर्तव्य हैं। तो यहां पर दोस्तों ये सभी आपका राइट हो जाएगा। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण और मानववाद विकसित करना, भारत की संप्रभुता, अखंडता और एकता की रक्षा करना। यहां पर ये सभी राइट हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न देखेंगे, सभी अम्लों में समान तत्व है। सभी अम्लों में समान तत्व हाइड्रोजन है। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नॉनस्टिक खाना पकाने के बर्तन टेफलान से लेपित होते हैं। यहां पर दोस्तों बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, टेफलान। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 245 के अनुसार कानून बनाना संसद का कार्य है। संसद का कार्य क्या है, कानून बनाना। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, सरकारी आयोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो सरकारी आयोग दोस्तों केंद्र और राज्य संबंध से संबंधित है, इसलिए बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
प्रकाश वर्ष का एक माप है। प्रकाश वर्ष तारकीय दूरी का एक माप है, इसलिए डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 2.1 की घात 3 प्लस 5.8 की घात 3। यहाँ पर 2.1 को हम a मान लेंगे तो a की घात 3 हो जाएगा, प्लस 5.8 को हम b मान लेंगे तो b की घात 3 हो जाएगा, और बटा 2.1 का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस ab और प्लस b स्क्वायर। यहाँ पर देखिए a की घात 3 प्लस b की घात 3 का सूत्र होता है एक ब्रैकेट में a प्लस b और दूसरे ब्रैकेट में होता है a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर, और आपका नीचे भी a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर है, तो ये दोनों आपस में कट जाएगा। यहाँ पर a प्लस b आपका बचेगा। a प्लस b का मतलब 2.1 प्लस 5.8 बराबर आंसर हो जाएगा 7.9। यहाँ पर आपका a ऑप्शन राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। एक परीक्षा में 70% अभ्यर्थी भौतिकी में उत्तीर्ण हुए और 80% अभ्यर्थी तर्कड़ा में उत्तीर्ण हुए। यदि इन दोनों विषयों में 55% अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए तो दोनों विषयों में कितने प्रतिशत अभ्यर्थी अनुत्तीर्ण हुए? तो मान लेते हैं कुल अभ्यर्थी 100 हैं, 100 आगे माइनस लगाएंगे, ब्रैकेट का चिन्ह लगाएंगे। 70% अभ्यर्थी भौतिकी में उत्तीर्ण हुए हैं तो 70 लिखेंगे। आगे 80% अभ्यर्थी तर्कड़ा में उत्तीर्ण हुए हैं तो प्लस 80 लिखेंगे। आगे दोनों विषयों में 55% अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए हैं तो माइनस 55 कर देंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। 100 माइनस यहाँ पर 80 और 70 जोड़ेंगे तो 150 हो जाएगा, और आगे 55 है। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। 100 माइनस यहाँ पर देखिए 150 में 55 घटेगा तो 95 आ जाएगा। अब 100 में 95 माइनस करेंगे तो आपका आंसर 5% हो जाएगा। 5% का मतलब यहाँ पर बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सबसे बुद्धिमान स्तनधारी है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों सी ऑप्शन डॉल्फिन। चलिए आगे बढ़ते हैं। पौधों का विकास किससे प्रभावित होता है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों प्रकाश की गुणवत्ता, मात्रा और अवधि से प्रभावित होता है। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर दोस्तों दिए गए भिन्नों 4/9, 5/7, 11/13 और 13/17 में सबसे बड़ा कौन सा है? तो सबसे बड़ा पहचानने के लिए क्या करेंगे, पहले हम इसको दशमलव में बनाएंगे। 4 में 9 से भाग करेंगे, जितना दशमलव आएगा उसको लिखेंगे। सभी में क्या करेंगे, सभी को हम दशमलव में बनाएंगे। तो यहाँ पर दशमलव में बनाने के बाद आप देखेंगे 11/13 जो है ये सबसे बड़ा है। ठीक है, यहाँ पर डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है रूट के अंदर 9 - 4 रूट 5, इसका मान बताना है। तो इसका मान दोस्तों हो जाएगा रूट के अंदर 5 - 2। कैसे होगा, यहाँ पर देखिए जो रूट के अंदर 9 - 4 रूट 5 लिखा है, ये दोस्तों रूट 5 - 2 का होल स्क्वायर का रूप है। ठीक है, रूट 5 - 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 9 - 4 रूट 5 आएगा। ठीक है, और यहाँ पर जब रूट हटाएंगे तो रूट 5 - 2 बचेगा। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पर दोस्तों 308, 125, 45, 120 और 102 का औसत निकालना है। तो औसत आप कैसे निकालेंगे, औसत बराबर होता है कुल संख्याओं का योग बटे उसकी संख्या। तो कुल संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, कुल संख्याओं का योग यहाँ पर 700 हो जाएगा, और बटा संख्या क्या है 5 है, कुल संख्या 5 है तो 5 से 700 में भाग करेंगे 140 आपका आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है स्थावर का विलोम पूछा गया है। स्थावर का विलोम दोस्तों जंगम होता है। अगला प्रश्न है बिल्ली को पहले ही दिन मारना चाहिए का अर्थ क्या है? इसका अर्थ होता है भय का शमन शुरू में ही कर देना चाहिए। अगला प्रश्न है स्वल्प का संधि विच्छेद क्या होगा? स्वल्प का संधि विच्छेद सुधन अल्प होता है। यह संधि का उदाहरण है। डी ऑप्शन आपका राइट है। इति धन इति का सही अर्थभेद क्या है? इसका सही अर्थभेद है दोस्तों बी ऑप्शन समाप्ति और विघ्न। चलिए आगे बढ़ते हैं। ईश्वर में विश्वास रखने वाला इस शब्द समूह के लिए एक शब्द बताइए। तो एक शब्द इसके लिए आस्तिक होता है। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। यहां से दोस्तों इंग्लिश का पैसेज है, तो चलिए सीधे प्रश्न को देखते हैं। पैसेज पर आधारित प्रश्न क्या पूछा गया है। तो पहला प्रश्न यहां पर पूछा गया है अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट डू स्कूल चिल्ड्रेन गिफ्ट डियर टीचर्स। यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों थैंक यू कार्ड्स। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है अकॉर्डिंग टू द पैसेज इज वैलेंटाइन डे ऑफिशियली ए हॉलीडे। तो यहां पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा नो। यहां पर सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा पैसेज के आधार पर। चूज द करेक्ट साइनोनिम ऑफ टेम। टेम का साइनोनिम बताना है। तो टेम का साइनोनिम डोसाइल होता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ रैपिड। रैपिड का विलोम बताना है। तो रैपिड का विलोम टार्डी होता है।
बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गिव वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द फॉलोइंग, वन हु इज इंडिफरेंट टू प्लीजर आर पेन। इसे दोस्तों स्टोइक कहा जाता है, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए ए ने अपने दोस्त बी से कहा, वह मेरी माँ के पिता की इकलौती बेटी है। मेरी माँ के पिता की इकलौती बेटी है। ए फोटोग्राफ वाले व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है, तो यहां पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, बेटा। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यहां पर दोस्तों कथन दिया गया है, लैपटॉप निर्माण कंपनियों ने हाल ही में लैपटॉपों की कीमतों में वृद्धि की है। दूसरा कथन है, सरकार ने हाल ही में लैपटॉपों पर शुल्क बढ़ाया है। तो यहां पर क्या सही है आपको यह बताना है। यहां पर दोस्तों कथन दो कारण है और कथन एक इसका प्रभाव है, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे, भारत गौरव पर्यटक ट्रेन को जून 2022 में रामायण सर्किट के हिस्से के रूप में भारत और नेपाल के बीच हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया था। यहां पर बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, नेपाल। अगला प्रश्न है, भारत ने दोनों देशों के बीच मजबूत और दीर्घकालिक साझेदारी के निर्माण के लिए चल रहे प्रयासों के तहत निम्नलिखित में से किस देश को 75 एम्बुलेंस और 17 स्कूल बसें उपहार में दी। इसका सही जवाब है दोस्तों सी ऑप्शन, नेपाल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से असंगत का चयन करें। तो यहां पर दोस्तों 701, 101, 401 ये सभी अभाज्य संख्याएं हैं। 301 दोस्तों क्या है, भाज्य है, क्योंकि ये 7 से कट जाएगा। 7 चौक 28, 2 30, 7 त्रिक 21, 7 से 301 कटेगा। अगला प्रश्न है, 1 जनवरी 2006 को रविवार था, 1 जनवरी 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन था। तो यहां पर दोस्तों देखिए 2006 से 2010 के बीच में कितने विषम दिन होते हैं। तो सबसे पहले 2007 में लिखेंगे। 2007 दोस्तों साधारण वर्ष है, क्योंकि यह 4 से नहीं कटेगा, इसलिए इसमें एक विषम दिन होगा। 2008 देखेंगे, 2008 दोस्तों ये लीप वर्ष है, क्योंकि यह 4 से कट जाएगा, तो इसमें 2 विषम दिन होगा। और 2009 दोस्तों ये साधारण वर्ष है, इसलिए इसमें एक विषम दिन होगा। और 2010 यह भी साधारण वर्ष है, इसमें एक विषम दिन होगा। तो यहां पर देखिए 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5 कुल 5 विषम दिन हो रहे हैं। तो रविवार में 5 जोड़ देंगे तो शुक्रवार आपका आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है, यदि किसी निश्चित भाषा में एक्टिव को EDUJWA के रूप में कोडित किया जाता है तो उस कोड में इफेक्ट को कैसे कोडित किया जाएगा। यहां पर देखिए एक्टिव में ए और ई का स्थान परिवर्तित करके ई के स्थान पर ए लिखा गया है और ए के स्थान पर ई लिखा गया है। और बीच वाले जो अक्षर हैं इसमें ए की वृद्धि करके सी को डी लिखा गया है और टी को यू लिखा गया है, आई को जे लिखा गया है और वी को डब्ल्यू लिखा गया है। तो ऐसे ही इफेक्ट में भी लिखेंगे, टी को सबसे पहले लिखेंगे, ई को सबसे लास्ट में लिखेंगे और बीच वाले जो अक्षर हैं इसमें एक एक की वृद्धि करके लिखेंगे। एफ है तो जी लिखेंगे, फिर जी लिखेंगे, आगे ई है तो एफ लिखेंगे, सी है तो डी लिखेंगे। यहां पर आपका टी जी जी एफ डी ई, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने 5,000 रुपए की काशी यात्रा सब्सिडी योजना शुरू की है। यहां पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, कर्नाटक ने। यहां पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जून 2022 में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश के साथ कॉमनवेल्थ डिप्लोमेटिक एकेडमी प्रोग्राम की घोषणा की है। तो यहां पर आपका राइट आंसर है दोस्तों बी ऑप्शन, यूके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कंपनी ने IAF के हेलीकॉप्टरों के लिए ADS की आपूर्ति हेतु एक बेलारूसी कंपनी और उसकी सहायक कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। तो यहां पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने, सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य ने नारी को नमन नाम से एक नई योजना शुरू की है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों हिमाचल प्रदेश ने, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस जिले में डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम में एक कार्यक्रम में 1800 करोड़ रुपए की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। तो यहां पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा वाराणसी में, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, किस संस्थान ने इंडियाज बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की। तो यहां पर आपका राइट आंसर है दोस्तों नीति आयोग ने, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। सभी प्रश्न अच्छे से मिलाते हुए चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी राज्य सरकार सिंगल एंट्री मल्टीपल एग्जिट के विचार पर एक एजुकेशन टाउनशिप बनाने की योजना बना रही है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों उत्तर प्रदेश राज्य सरकार, सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों लक्षद्वीप है, डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है, छात्र पारिस्थितिकी के लिए एक नया डिजिटल प्लेटफॉर्म कैंपस पावर किस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है। यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ICICI बैंक, ए ऑप्शन आपका राइट है।
अगला प्रश्न है भारत के कितने राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं? इसका सही जवाब है दोस्तों 5 राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? पोलैंड की राष्ट्रीय मुद्रा ज्लाटी है। सी ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश का एक लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य क्या है? तो कथक उत्तर प्रदेश का एक लोकप्रिय शास्त्रीय नृत्य है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसके पास लोकसभा सत्र को स्थगित करने की शक्ति है? इसका सही जवाब है दोस्तों बी ऑप्शन भारत के राष्ट्रपति। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतरराष्ट्रीय अहिंसा दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? यहां पर आपका राइट आंसर है दोस्तों 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है वास्को डिगामा का मकबरा भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? इसका सही जवाब है दोस्तों कोच्चि केरल में स्थित है। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है थॉमस कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? इसका सही जवाब है दोस्तों बैडमिंटन से संबंधित है। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध पुस्तक विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? इसका सही जवाब है दोस्तों एपीजे अब्दुल कलाम की यह आत्मकथा है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग का अपेक्षित परिणाम क्या है? इसका अपेक्षित परिणाम दोस्तों ये सभी होगा समुद्र के स्तर में वृद्धि, तटीय रेखा में परिवर्तन, फसल पैटर्न में परिवर्तन, ये सभी आपका राइट है। ए ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दोस्तों हिंदी का अनुच्छेद दिया गया है तो अनुच्छेद पर आधारित जो प्रश्न पूछा गया है चलिए उसे देखते हैं। प्रश्न क्या पूछा गया है? हिंदी के अनुच्छेद पर आधारित पहला प्रश्न पूछा गया है आजकल पढ़े लिखे नवयुवक विदेश क्यों जाते हैं? सर्वाधिक सबल तर्क कौन सा लगता है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों बी ऑप्शन माँ बाप का सपना पूरा करने, सुख चैन की जिंदगी बसर करने तथा समाज में प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए जाते हैं। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न है इस प्रकार के व्यवहार से वे हमारे साथ कैसे रह पाएंगे? यहाँ ऐसे कौन से व्यवहार की ओर संकेत है जिससे उनकी संतान उन्हें अपने साथ नहीं रख पाती है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों डी ऑप्शन बच्चों के परिवार के सदस्यों के रहन सहन, खान पान, पहनावे और चाल चलन पर एतराज और कटाक्ष करते होंगे। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है विदेश में जा बसे बच्चों के व्यवहार परिवर्तन के लिए कौन दोषी है? अनुच्छेद को ध्यान में रखते हुए सर्वाधिक प्रबल तर्क को चुनिए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन अधूरे संस्कार। चलिए आगे बढ़ते हैं। विदेश में जा बसे बच्चों के माँ बाप अपने द्वारा भोगे जाने वाले कष्टों और दुश्चिंताओं की चर्चा किसी से क्यों नहीं करते? तो इसका सही जवाब है दोस्तों बी ऑप्शन जग हंसाई से बचने के लिए। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है बच्चों की शिकायत है कि माँ बाप पत्नी और बच्चों के साथ एडजस्ट नहीं करते और अपनी पुराने जमाने की चीजों को यहाँ थोपना चाहते हैं। इसके लिए कौन सही में दोषी है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा 2 पीढ़ियों का अंतराल। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट है 2 पीढ़ियों का अंतराल। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से फिर से हिंदी का अनुच्छेद है तो चलिए इस पर आधारित जो प्रश्न पूछा गया है उसे देखते हैं। अनुच्छेद के आधार पर प्रश्न पूछा गया है आज के बुजुर्गों के लिए बदलते समय की कौन सी सर्वोचित मांग है जिससे वे चैन से अपना बुढ़ापा काट सकें? तो इसका सही जवाब है दोस्तों डी ऑप्शन बुजुर्ग बुढ़ापे के लिए कुछ अर्जित करके रखें और अगली पीढ़ी के सदस्यों पर ना बोझ बने और ना अपनी राय थोपें। अगला प्रश्न है कौन से माँ बाप अपने ही घर में दीनहीन से होकर बच्चों का मुंह नहीं ताकते हैं? यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन जो माता पिता बदलते समय के साथ अपने आप को बदल लेते हैं और बहू बेटों और उनके परिवार को उचित सम्मान देते हैं। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन राइट है। आगे बढ़ते हैं। माता पिता द्वारा प्यार दुलार एवं समस्त संसाधनों के दिए जाने के बावजूद आज की युवा पीढ़ी से वह आत्मीयता गायब है जो पुरानी पीढ़ी तक विद्यमान थी। इसका सबसे उचित कारण क्या हो सकता है? तो यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन पीढ़ियों के अंतरण के कारण जीवन मूल्यों के बदलने से युवा पीढ़ी अदूरदर्शी और असहनशील होती जा रही है और उसकी ग्रहणशीलता कम होती जा रही है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है संतान के साथ रहने की इच्छा होते हुए भी कई माँ बाप के अकेले रहने का कारण कौन सा है? सबसे सबल तर्क कौन सा है? तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन माँ बाप का संतान और उसके परिवार के प्रति रूखा व्यवहार, वाणी का असंयम और बहू बेटों की जिंदगी में ज्यादा दखलंदाजी। यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कौन से बच्चे अपने माता पिता को वृद्धाश्रम में भेज देने की बात करते हैं?
तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन, जो बच्चे संस्कारहीन और अविवेकी हैं और जो अपने भविष्य को नहीं देख पाते। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब यहाँ से दोस्तों तालिका शुरू है, तो चलिए इस पर आधारित जो प्रश्न पूछा गया है उसे देख लेते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न पूछा गया है, किस जिले के लिए विगत वर्षों में चयनित उम्मीदवारों की औसत संख्या न्यूनतम है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा जिला ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। आप लोग सभी प्रश्नों को अच्छे से मिलाते हुए चलिए, इन सभी प्रश्नों को नेक्स्ट क्लास में डिटेल में सॉल्व करेंगे, अभी केवल आप आंसर मिलाते हुए चलिए। अगला प्रश्न है, जिला सी से चयनित उम्मीदवारों का प्रतिशत जिला सी से उत्तीर्ण उम्मीदवारों की तुलना में किस वर्ष में सबसे अधिक है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों 2012 में, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिला डी से उत्तीर्ण उम्मीदवारों का प्रतिशत जिला डी से उपस्थित होने वालों की तुलना में किस वर्ष में सबसे कम है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 2013 में, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2011 में किस जिले में उपस्थित उम्मीदवारों की तुलना में चयनित उम्मीदवारों का प्रतिशत सबसे अधिक था। तो इसका सही जवाब है दोस्तों जिला ए, यहाँ पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। समीक्षाधीन अवधि के दौरान जिला ई से चयनित उम्मीदवारों की संख्या इस अवधि के दौरान जिला ए से चयनित उम्मीदवारों की संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों 88.54%, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां से दोस्तों तालिका शुरू है, तो चलिए तालिका पर आधारित जो प्रश्न पूछा गया है उसे देख लेते हैं। यहां पर दोस्तों तालिका पर आधारित पहला प्रश्न पूछा गया है, मार्च में कंपनी पी और आर द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या का अप्रैल में उन्हीं कंपनियों द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या से अनुपात कितना है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों 59:80 है, यहां पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा 59:80। अगला प्रश्न है, कंपनी यस द्वारा बेचे गए उत्पादों की संख्या में जनवरी से अप्रैल तक लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो इसका सही जवाब है दोस्तों 64.71%, यहां पर आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कंपनी टी द्वारा मार्च, अप्रैल और मई में बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या में से 32% माइल्ड स्टील से बने थे। मार्च, अप्रैल और मई में स्टोर टी द्वारा बेचे गए माइल्ड स्टील उत्पादों की कुल संख्या कितनी थी। तो यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 144, यहां पर आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, फरवरी में कंपनी पी, एस और टी द्वारा बेचे गए उत्पाद की औसत संख्या कितनी है। तो यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 118, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्लास में दोस्तों इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे, अभी आप लोग केवल आंसर मिलाते हुए चलिए। कंपनी क्यू द्वारा जनवरी और मई में मिलाकर बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या और समान महीनों में कंपनी आर द्वारा बेचे गए उत्पादों की कुल संख्या के बीच का अंतर कितना है। तो यहां पर आपका राइट आंसर है दोस्तों सी ऑप्शन 85, सी ऑप्शन आपका राइट है। अब यहां से दोस्तों पाई चार्ट शुरू है, तो पाई चार्ट पर आधारित जो प्रश्न पूछा गया है चलिए उसे देख लेते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है, कार्यक्रमों की तुलना में अनुसंधान पर लगभग कितना प्रतिशत अधिक खर्च किया गया है। इसका सही जवाब है दोस्तों 86%, यहां पर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, छात्रावास पर कुल खर्च का लगभग कितना प्रतिशत खर्च किया जाता है। इसका सही जवाब है दोस्तों 12.78%, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यदि वर्ष के दौरान विभिन्न क्षेत्रों पर खर्च की गई कुल राशि 1,80,00,000 है तो आधारभूत संरचना पर खर्च की गई राशि छात्रावास पर खर्च की गई राशि से कितनी अधिक है। तो इसका सही जवाब है दोस्तों 2 लाख, यहां पर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 2 लाख आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, खेलों पर शिक्षा की तुलना में कितने प्रतिशत कम खर्च किया जाता है। तो यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 35%, सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि वर्ष के दौरान खेलों पर खर्च की गई कुल राशि 1.8 करोड़ थी तो शिक्षा और अनुसंधान पर कुल खर्च की गई राशि थी। तो यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन 72,50,000, ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहां से दोस्तों ग्राफ शुरू है, तो चलिए ग्राफ पर आधारित प्रश्न देख लेते हैं क्या पूछा गया है। पहला प्रश्न पूछा गया है, 2005 में दो कंपनियों ए और बी की आय क्रमशः 3:4 के अनुपात में थी। 2005 में उनके व्यय का क्रमशः अनुपात क्या था। तो इसका सही जवाब है दोस्तों सी ऑप्शन 45:68।
चलिए आगे बढ़ते हैं, सभी प्रश्न अच्छे से मिलाते हुए चलिए। यदि 2005 में दो कंपनियों की आय समान थी तो 2005 में कंपनी ए के व्यय का कंपनी बी के व्यय से अनुपात क्या था? तो इसका सही जवाब है दोस्तों 15:17। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। यदि 2002 में कंपनी बी का व्यय 200 करोड़ था तो 2002 में आय क्या थी? इसका सही जवाब है दोस्तों 260 करोड़। यहां पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि 2001 में कंपनी ए और बी का व्यय समान था और 2001 में दोनों कंपनियों की कुल आय 342 करोड़ थी तो 2001 में दोनों कंपनियों का कुल लाभ कितना था? तो यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 102 करोड़। यहां पर डी ऑप्शन आपका राइट है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2003 में कंपनी ए का व्यय 200 करोड़ था और 2003 में कंपनी ए की आय 2006 में उसके खर्च के समान थी। 2006 में कंपनी ए की आय क्या थी? तो यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 464 करोड़। चलिए आगे बढ़ते हैं। जजिया फिर से लगाने वाले मुगल शासक का नाम लिखिए। तो जजिया फिर से लगाने वाला मुगल शासक औरंगजेब था। बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे अंग्रेजों द्वारा शुरू किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक माना जाता है? तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन रेलवे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पंचतंत्र की कथाएं किसके द्वारा लिखी गई थी? तो इसका सही जवाब है दोस्तों विष्णु शर्मा द्वारा लिखी गई थी। डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। देखिए दोस्तों यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा धम्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में। यहां पर गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश धम्म चक्र प्रवर्तन मुद्रा में दिया था। बी ऑप्शन आपका राइट है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस शासक के दरबारी कवि हरिसेन थे? तो यहां पर आपका राइट आंसर है दोस्तों बी ऑप्शन समुद्रगुप्त। तो इस प्रकार से दोस्तों आज की यह क्लास यहीं पर समाप्त होती है। आप लोग कमेंट करके बताइए 100 प्रश्नों में आपका कितना स्कोर सही हुआ है। इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। अब आपको नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।